हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद पूनम खटकड़। आज चैप्टर सेकंड का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करवाया था। आज मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करवाऊंगी। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स सिंपली है समष्टि अर्थशास्त्र। इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में मैक्रो बोलते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बड़ा। वैसे ही हमने पढ़ा था माइक्रो भी माइक्रो के इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रो से लिया गया है। ठीक है, उसका मतलब होता था छोटा। इसमें क्या है, जो उसमें तो हम इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की स्टडी करते थे। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी कंप्लीट इकोनॉमी है उसकी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारी टोटल कंजप्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट, नॉर्मल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, इनकी स्टडी करते हैं। जो ग्रुप लेवल पर हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। देखो डेफिनेशन, गार्डनर अकेले के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध इस प्रकार के तत्वों से है, यानी ऐसे तत्वों से है जैसे कि अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन, यानी जो इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन है, उस जो टोटल प्रोडक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का किस लेवल तक यूज़ कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय का आकार यानी नेशनल इनकम का लेवल कैसा है, और नॉर्मल प्राइस लेवल। ये होगी आपकी डेफिनेशन, बिल्कुल ईजी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद सच वेरिएबल्स एज द एग्रीगेट volume of the output of an economy with the extent to which its resources are employed, with the size of national income and with the general price level. अब हम करते हैं स्कोप। स्कोप के अंदर आप ये देखोगे कि हम किस बाउंड्रीज के अंदर रहकर हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन बाउंड्रीज के अंदर हम किन किन मतलब टॉपिक्स का स्टडी करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट आता है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं कि नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या है, उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट के मेथड्स क्या हैं, सोशल अकाउंटिंग क्या है, जैसे ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, ये निकालने के लिए हम थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि हमारी जो इकोनॉमी में कितने तो एम्प्लॉयमेंट है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या रीज़न है, उन रीज़नों को मतलब क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। थ्योरी ऑफ मनी के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास इकोनॉमी में मनी कहाँ से इनफ्लो हो रही है। उसके लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम मनी के फंक्शंस भी करते हैं, इसके प्रिंसिपल भी करते हैं, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों का भी अध्ययन किया जाता है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी स्टडी की जाती है। इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे प्राइस में होने वाली नॉर्मल वृद्धि, डिफ्लेशन प्राइस में होने वाली नॉर्मल कमी। अब हमारा आता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सॉरी। इसमें हम ये देखते हैं कि जो पर पर्सन रियल इनकम में होने वाली वृद्धि से इकोनॉमी में मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम जनरेट होती है, और हमारी अनडेवलप्ड इकोनॉमी के आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। गवर्नमेंट की रिवेन्यू और मॉनेटरी पॉलिसीज का भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि बहुत सारे देशों के बीच में व्यापार किया जाता है, तो उनके लिए रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, ट्रैफिक संरक्षण आदि की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस थ्योरी से ये पता चलता है कि राष्ट्रीय आय से उत्पादन के विभिन्न साधनों का हिस्सा किस प्रकार निर्धारित होता है, अर्थात मजदूरों को कितना भाग प्राप्त होता है अथवा उद्यमी तथा भूमिपतियों को कितना भाग प्राप्त होता है। इनका संबंध आय के असमान वितरण से भी है। थ्योरी ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशन, इसमें यह होता है कि जो व्यापार चक्र को कैसे रोका जाता है। अब आता है इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है या जटिल बोल लूँ। इसमें बहुत सारे तत्व मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये जो हमें इस चीज़ की जो नॉलेज है वो इंडिविजुअल लेवल पर तो हो नहीं सकती, हमें ग्रुप लेवल पर इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। हमें पॉलिसीज़ को बनाना है,
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे सामूहिक देखो भाई, हमें क्या है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें सरकार नीतियाँ बनाने के लिए नेशनल इनकम, टोटल कंजप्शन, प्राइस लेवल और टोटल एम्प्लॉयमेंट जैसे तत्वों का से रिलेटेड आंकड़े क्या करते हैं, डाटा लेते हैं। ये डाटा हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिलेंगे, तो हमें पॉलिसीज़ को बनाने के लिए इसकी नीड होगी। अब नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर ट्रेड साइकिल्स। हम आपको पता ही है, ट्रेड साइकिल में कभी तेज़ी की अवस्था आती है, कभी मंदी की, कभी संतुलन की, तो कभी सैचुरेशन की। तो इनमें क्या है कि व्यापार चक्र के समझने व उन पर नियंत्रण करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की आवश्यकता पड़ती है। अब है चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। हमारे इसके अंदर हम डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन की स्टडी करते हैं। ये देखते हैं कि जो हमारी मुद्रा के मूल्य में होने वाले इन परिवर्तनों को कंट्रोल करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स से सहायता लेनी पड़ती है। तो हमें जनरल प्राइस लेवल में चेंज की स्टडी भी कहाँ से होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की स्टडी करने से हमें क्या पड़ता है कि प्रत्येक देश के लिए अपनी योजना संबंधी, जन कल्याण संबंधी, युद्ध संबंधी पॉलिसीज़ को बनाने के लिए नेशनल इनकम का ज्ञान बहुत आवश्यक है। ठीक है, नेशनल इनकम का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमी की प्लानिंग करनी है हमें, तो वो भी हमें कहाँ से मिलेगा, इकोनॉमिक प्लानिंग जैसे अच्छी टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज़ को बनाया जा सकता है और उन्हें अच्छे से लागू किया जा सकता है। हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे घटते सीमांत तुष्टिगुण का नियम तभी संभव होता है जब व्यक्तियों के समूह के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सामूहिक आर्थिक विरोधाभास। सामूहिक आर्थिक विरोधाभास क्या होता है, देखो, सामूहिक आर्थिक विरोधाभास का हमारा अभिप्राय है कि जो एक व्यक्ति के लिए बेटर है, ये जरूरी नहीं है वो सभी व्यक्तियों के लिए बेटर होगा। जैसे सेविंग, एक बंदा सेविंग करे तो अच्छा है, लेकिन सभी व्यक्ति सेविंग करने लग जाएं तो हमारी नेशनल इनकम, हमारा कंजप्शन सब क्या है, लो हो जाएगा। इसलिए क्या है, सामूहिक आर्थिक विरोधाभास। सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन। इसमें क्या है, हम ये देखते हैं कि हमारे पास बेरोजगारी की समस्या किन कारणों से हुई है, उन्हें दूर करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजप्शन, नेशनल इनकम को बढ़ाना आवश्यक है। ये सारे तत्वों से निपटने के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स। इसमें यह बताया गया है कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कुछ कंक्लूजन पर डिपेंड करते हैं कि व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर निकाले जाते हैं, परंतु ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि जो बातें व्यक्तियों के रिलेशन में ठीक हों वो ज़रूरी नहीं है कि सारी इकोनॉमी पर भी ठीक होगी। जैसे एक व्यक्ति है वो सेविंग मनी के रूप में सेविंग करता है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही सेविंग करने लग जाए तो इससे क्या होगा, हमारी जो टोटल डिमांड है वो कम हो जाएगी, नेशनल इनकम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, टोटल सेविंग बढ़ने के स्थान पर कम हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है, व्यक्तिगत इकाइयों पर निर्भरता भी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या है, एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि 6 सेब 7 सेब, इसको तो समझ सकते हैं, फल है, 6 सेब 7 संतरे, इसको भी समझना आसान है। लेकिन आपके पास आ जाए कि 6 सेब 7 मकान, इस योग का कोई अर्थ नहीं निकलता कि सामूहिक योग निकालना और उसे ठीक ढंग से व्यक्त करना संभव नहीं है, परंतु मौद्रिक मूल्य इनके उपयोग मूल्य का निश्चित मापक नहीं है। समूह की अपेक्षा समूह की बनावट अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें बताया गया 2016-17 में सामान्य मूल्य स्तर है वो समान रहा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसमें मूल्य स्तर में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, 2017 में अनाज की कीमतें कम हो गई और औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें उतनी ही बढ़ गई, तो समान मूल्य स्तर समान रहा। तो अर्थव्यवस्था का उपयुक्त अध्ययन करने के लिए समूह की बनावट की जानकारी उतनी ही आवश्यक है जितनी समूह की। एक समूह के विभिन्न प्रभाव होते हैं, यानी मान लो कि सेब का प्राइस बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, उद्योगपति को तो लाभ होगा, लेकिन जिसको हर महीने सैलरी मिलती है उसे तो क्या होगा, लॉस होगा, वो अपनी उस बजट के अकॉर्डिंग इन वस्तुओं को खरीद पाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है सीमित व्यवहारिकता, यानी कि लिमिटेड एप्लीकेशंस। व्यवहारिकता जीवन में बहुत कम उपयोग होते हैं, यानी जो हम बुक इस लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना, ये रूल होने चाहिए, वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम होते हैं, तो लिमिटेड एप्लीकेशंस होती हैं। इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, कि इंडिविजुअल यूनिट्स के योगदान की भी उपेक्षा होती है, परंतु वास्तविक जीवन में जो हमारे इंडिविजुअल यूनिट्स के निजी स्तर पर किए गए आर्थिक कार्यों व निर्णयों का समस्त अर्थव्यवस्था पर आवश्यक
प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव का ज्ञान केवल हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से प्राप्त नहीं होता। अगर आपको वीडियो पसंद आई, समझ आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।